गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक लोकतंत्र का भागीदारिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत से पहले अपन ने लोकतंत्र के परंपरागत सिद्धांत पर चर्चा करी, उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा करी, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत पर चर्चा करी और बहुसमुदायवादी सिद्धांत पर चर्चा करी। और लोकतंत्र का यह सिद्धांत जो भागीदारिता का सिद्धांत कहलाता है, पार्टिसिपेशन की जो थ्योरी है किसकी, डेमोक्रेसी की, कि किस तरह लोकतंत्र में जनता का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारिता होनी चाहिए, ये सिद्धांत को अपन आज पढ़ेंगे। लोकतंत्र का भागीदारिता का सिद्धांत यह विश्वास रखता है कि राजनीतिक प्रक्रिया में साधारण लोगों की संपूर्ण भागीदारिता को विश्वसनीय बनाना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? जनता की भागीदारिता राजनीतिक प्रक्रिया में होनी चाहिए। केवल वोट डालने का अधिकार देकर और समय समय पर चुनाव में इस अधिकार के प्रयोग के अवसर देना ही राजनीतिक भागीदारिता के उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार वोट देते हैं, फिर राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह सिद्धांत इस पर बल देता है, इस बात की वकालत करता है कि सभी लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं, जिनमें नीति निर्माण, जिनमें निर्णय निर्माण, चुनाव प्रक्रिया और सत्ताधारियों की जनता की ओर से उत्तरदायित्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया में लोगों को भागीदारी निभाने के निरंतर अवसर मिलने चाहिए। यह सिद्धांत लोकतंत्र के परंपरागत, विशिष्ट वर्गीय, बहुसमुदायवादी सिद्धांतों को रद्द करने की बात करता है, क्योंकि परंपरागत और मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रति विद्यमान जो असंतोष उत्पन्न हुआ, लोकतंत्र को एक वैकल्पिक व्यवस्था के निर्माण की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया। कई विद्वान ने इस सिद्धांत की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए लोकतंत्र के भागीदारी सिद्धांत की रचना करी और उसकी पैरवी करी। इसके साथ कई विचारकों ने अपने अपने तर्कों के द्वारा ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि लोकतंत्र के कानूनी सिद्धांत के विरुद्ध प्रक्रिया के रूप में यदि कोई चुनौती के रूप में सिद्धांत है तो वो लोकतंत्र का भागीदारिता का सिद्धांत ही है। 20वीं शताब्दी में जो कल्याणकारी राज्य के व्यवहार ने राज्य के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी। आज हर राज्य वेलफेयर स्टेट है और बदले में इस विकास ने निर्णय निर्माण की शक्ति को नेताओं और विशिष्ट वर्गीय अथवा सत्ताधारी समूह के हाथ में केंद्रित कर दिया। ये सारी की सारी जो राजनीतिक शक्ति है, कुछ नेताओं के हाथ में, कुछ विशिष्ट वर्ग के हाथ में, कुछ सत्ता समूह के हाथ में है। तो लोकतंत्र, जिसको लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार कहा गया था, वास्तव में समूह की सरकार विशिष्ट वर्ग अथवा नेताओं द्वारा सरकार और लोगों से अलग सरकार बनकर रह गई है। कि सरकार कैसी, लोगों की नहीं है। जो अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। साधारण मानव ने अपने आप को उपेक्षित और असंतुष्ट अनुभव किया, इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया में, नीति निर्माण में लोगों की भागीदारिता की मांग विकसित हुई। कहा गया कि अब जनता की भागीदारिता को सुनिश्चित किया जाए। कई वैज्ञानिकों ने समानता और बहुमत से निर्णय निर्माण करने की धारणाओं को मानते हुए इस विचार की वकालत की कि राजनीतिक प्रक्रिया, विशेषता नीति निर्माण, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। कि यह सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का भागीदारी का सिद्धांत यह मत देता है कि सरकार के स्वरूप के रूप में लोकतंत्र हमेशा सदैव अपूर्ण और अपर्याप्त होता है। इसको एक लोकतांत्रिक समाज और भागीदारितापूर्ण समाज द्वारा पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यह सिद्धांत कहता है कि सरकार के स्वरूप में लोकतंत्र हमेशा अपूर्ण है, अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पर जनता की पूरी भागीदारिता नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत समाज और भागीदारितापूर्ण समाज द्वारा इस लोकतंत्र को पूर्ण बनाने की बात करता है।
अर्थात साधारण लोगों के सरकार के गठन और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कार्यशील और सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। यह लोकतंत्र के भागीदारिता सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार है, एक मूल विचार है। कुक एवं मॉर्गन लिखते हैं कि लोकतंत्र के भागीदारिता सिद्धांत के दो केंद्रीय विचार हैं। नंबर 1, कानून निर्माण की शक्ति का विकेंद्रीकरण। कानून निर्माण की शक्ति का विकेंद्रीकरण कहाँ तक? साधारण लोगों तक। दूसरा, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में साधारण लोगों की, जो आम जनता है, कि प्रत्यक्ष और क्रियाशील भूमिका। लोकतंत्र को एक वास्तविक एवं प्रभावी लोकतंत्र बनाने के लिए ये आवश्यक होता है कि इसमें लोगों को अपनी साझी समस्याओं, जो उनकी समस्याएं हैं एक प्रकार की, और मुद्दों को साझे निर्णय निर्माण द्वारा समाधान करने के पूर्ण अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी विश्वसनीय बनाई जानी चाहिए। लोकतंत्री प्रक्रिया विशेषतः नीति निर्माण, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का लोगों को अवसर मिलना चाहिए, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, और उनको लोकतंत्री प्रक्रिया में स्व शिक्षा द्वारा स्व विकास करना लोगों का एक अधिकार है, और ये उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। जहाँ तक इस लोकतंत्र के भागीदारी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का प्रश्न है, जिसमें हम नंबर 1 पे हम कह सकते हैं, लोकतंत्र का भागीदारिता का सिद्धांत परंपरागत विशिष्ट वर्गीय मार्क्सवादी सिद्धांतों को गैर उत्पादक और अपर्याप्त कहकर उसकी आलोचना करता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है इन सिद्धांतों से। लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धांत तो कौन सा है? भागीदारिता का सिद्धांत। ये सिद्धांत मानता है कि लोकतंत्र केवल सरकार का ही स्वरूप नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ है विकास की लोकतंत्री प्रक्रिया, जिसमें राजनीति के सभी भागों में नागरिक क्रियाशील भागीदारिता निभाएं, विशेषतः निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में। जो डिसीजन मेकिंग है जहाँ पर होता है, उसमें सक्रिय रूप से जनता की भागीदारिता को सुनिश्चित करना इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। विद्यमान समय में विद्यमान प्रतिनिधि लोकतंत्री प्रणाली के अधीन लोगों की भागीदारिता के प्रत्यक्ष और क्रियाशील अवसर दिए जा सकते हैं और दिए जाने चाहिए। इस प्रकार इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हमको दिखाई दी: विकेंद्रित निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और साधारण लोगों की निर्णय निर्माण में अहम भूमिका। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि इसमें लोकतंत्री ढंग से संगठित एवं अच्छे ढंग से कार्यरत राजनीतिक दल विद्यमान हो और वे राजनीतिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारिता के साधन बने, स्रोत बने, सोर्स बने। कौन? राजनीतिक दल, जो जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में आने के लिए, अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करें। राजनीतिक व्यवस्था में लोगों की प्रत्यक्ष और क्रियाशील भागीदारिता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि लोगों को आवश्यक आर्थिक अधिकार सौंपे जाएं और उनके उपयोग को विश्वसनीय बनाया जाए। स्रोतों की उचित और न्यायपूर्ण विभाजन अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में एक जैसे भागीदारी के अवसर नहीं मिल सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आर्थिक आधार। आर्थिक आधार के आधार पर लोग राजनीतिक व्यवस्था में अपने स्पष्ट और सक्रिय और समान भागीदारिता के पूर्ण निभाएंगे, उनको लोगों को इसका अवसर मिलेगा। कल्याणकारी राज्य के कार्यों में वृद्धि ने नौकरशाही की शक्ति और भूमिका में वृद्धि कर, जो इलीट वर्ग है उसकी भूमिका बढ़ी है, उसकी पावर्स बढ़ी है। इसलिए आवश्यक होता है कि नौकरशाही को उत्तरदायी और जिम्मेवार बनाया जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। लोकतंत्री राजनीतिक व्यवस्था के कार्य व्यवहार में जनता की बड़ी भागीदारिता, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व की विशेषता अवश्य होनी चाहिए। तीन इंपॉर्टेंट चीज़: भागीदारिता, पारदर्शिता
और उत्तरदायित्व की विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। लोगों को अपने समुदाय के मामले, उनकी जो समस्याएं हैं, कार्य करने के हालातों और स्थानीय सरकार की संस्थाओं को चलाने के पूर्ण अधिकार होने चाहिए, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और इन संस्थाओं को कार्य करने की स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना कार्य करें, अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था का संचालन करें। लोकतंत्र के भागीदारिता के सिद्धांत के समर्थक इसके उद्देश्यों को, अर्थात राजनीति की नीति निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारिता को बढ़ाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई सुझाव देते हैं कि कैसे हम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करें, हम कैसे साधन अपनाएं, हम कैसे सोर्स अपनाएं कि जनता अधिक से अधिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी बने। ये वे सार्वजनिक मताधिकार, राजनीतिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रताएं, मतदान, सार्वजनिक विचार विमर्श और अपने अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता के साधनों के महत्व को स्वीकार करते हैं। यदि हम साधन अपनाते हैं, सोर्स अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से जनता की राजनीतिक प्रक्रिया में भूमिका को हम सुनिश्चित कर पाएंगे और उसकी भूमिका को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। परंतु साथ ही साथ वे ये भी मानते हैं कि इन साधनों द्वारा राजनीति के प्रति जनता के बढ़ रहे पृथक्करण की भावना को रोका नहीं जा सकता। कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि राजनीति में जनता सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन कभी कभी इसके विपरीत दिखा देता है कि अधिक से अधिक लोग इस राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो हम इन साधनों के द्वारा, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से संगठित सरकार की उच्चता के स्तर को भी ऊंचा कर सकते हैं। हम इन साधनों का समर्थन तो करते हैं, परंतु कई बार अन्य उपाय अपनाने की वकालत भी करनी चाहिए। वे ये मानते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था व्यवहार में चलने वाली सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी संभावित व्यवस्था है, परंतु इसमें एक अतिरिक्त कदम उठाकर राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारिता के स्तर को बढ़ाने के उपक्रम किए जा सकते हैं। इस प्रकार इन साधनों से प्रतिनिधि लोकतंत्र की संस्थाओं को संपूर्ण बनाकर लोकतंत्र में सामान्य लोगों की भागीदारिता बढ़ाई जा सकती है। कारखाने हैं, स्थानीय समुदाय हैं, राजनीतिक दल हैं, हित समूह हैं, इनकी अपनी अपनी आंतरिक संगठन, इनकी अपनी अपनी कार्यप्रणाली लोकतंत्र को संगठित करने और अपने कार्यों में उत्तरदायी और पारदर्शिता बनाकर भागीदारितापूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। और इसके साथ साथ लोकतंत्रीय प्रणाली में स्वशिक्षा प्राप्त करके स्व विकास करने के अवसर प्रदान करके हम सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को भागीदारितापूर्ण लोकतंत्र बना सकते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र को एक भागीदारितापूर्ण लोकतंत्र में विकसित किया जा सकता है और ऐसा किया भी जाना चाहिए। निर्णय निर्माण का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और नागरिकों की भागीदारिता को उत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम जो हमने ऊपर साधन बताए उसको हम अपना सकते हैं। जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो जनता पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। हमने जो साधन बताए, इन साधनों का प्रयोग करते हुए हम लोकतंत्र को भागीदारितापूर्ण लोकतंत्र बनाने का अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।